अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली एक बड़ी और हंगामा खेज समाअत की, जो अब कल होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर। नाज़रीन, ये वो एक्ट है जिसको बुनियाद बनाकर आप सबको मालूम है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक तवील अरसा तक किसी भी बेंच का हिस्सा न रहे, बल्कि फॉलो किया उनको जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, और टू सम एक्सटेंट जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया और सवाल उठाया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद है, उसकी मौजूदगी में कैसे जो बेंचेस हैं वो तश्कील दिए जा सकते हैं और उन पर समाअत के बाद फिर फैसले भी जारी किए जा सकते हैं। क्योंकि जो सवाल उठाया जा रहा था वो यही था कि 184(3 जो है आइन का एक आर्टिकल है 184(3, जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट उन मामलात में जो 184(3 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस दायर होती हैं उन पर इंटरप्रिटेशन कर सकती है, अपनी राय दे सकती है। और ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस तरह से है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आइन के आर्टिकल 184(3 के तहत अगर आपने कोई दरख्वास्त दायर करनी है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। वैसे अमूमी तौर पर यह होता है कि मामलात जब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट अपील की सूरत में आते हैं, यहाँ पर सिलसिला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 184(3 के अंदर डायरेक्टली कोई भी फरीक मफाद आमा को बुनियाद बनाकर, बुनियादी इंसानी हकूक़ को जवाज़ बनाकर वो दरख्वास्त दायर कर सकता है। और इसी तरह कई अहम नौइयत के जो मामलात हैं, गुज़िश्ता चंद सालों से हम देख रहे हैं, 10 से 15 साल जो 184(3 है इसकी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया। बिलखसूस जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने सबसे पहले इस मामले को ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लाइम लाइट में लेकर आए और 184(3 की जुरिस्डिक्शन को प्रॉपरली इन्वोक किया गया। मुतअद्दिद मामलात में हुकूमती जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत हमने देखी। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और आए रोज़ आज खुद नोटिस हुआ करते थे। कभी कोई दरख्वास्त कोई भी एक फरीक कर देता था तो उस पर वो दायर करते थे। उसके ऊपर जो अदलिया है, अदलिया के अंदर ये आवाज़ आने लगी कि 184(3 को थोड़ा सा इसके हवाले से इसमें तरमीम होनी चाहिए। और क्योंकि 184(3 अब मैं अगर आपको सादा ज़बान में समझाऊं कि एक केस हाई कोर्ट में आता है या लोअर कोर्ट में पहले आता है, लेट्स से कत्ल का एक मुकदमा है, उसके बाद जिस फरीक के ख़िलाफ़ आता है वो फरीक उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। हाई कोर्ट जब फैसला सुनाती है तो वहाँ पर जो मुतासरा फरीक होता है, लेट से कत्ल की सज़ा है, उसको उम्र कैद में तब्दील करती है हाई कोर्ट, तो जो दूसरी जानिब साइड के वकला होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस फ़ैसले को वापस लिया जाए और इसकी सज़ा जो है कत्ल की सज़ाए मौत की वो बरकरार कराई जाए। तो उसके लिए वो फिर डायरेक्ट जो हाई कोर्ट का फ़ैसला उसको चैलेंज कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील आती है और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर हतमी राय देती है। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद फिर आपको पता है कि कोई भी अथॉरिटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी, एक वहाँ पर रेमेडी होती है और वो बड़ी उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसका दायराकार बड़ा महदूद है, वो है रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आप फाइल कर सकते हैं और रिव्यू पिटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा जाता है कि फ़ैसले में कोई गलती तो नहीं रह गई। अगर कोई गलती की निशानदेही वकील कर दे तो अदालत उस फैसले को उसकी तस्दीक़ कर देती है। अदरवाइज़ अपील में जितना ग्राउंड होता है, जितना आपके पास एक दायराकार होता है अपील का, उतना रिव्यू का नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट में मसला यह है, जब आप 184(3 के तहत दरख्वास्त दायर करते हैं तो आपके पास अपील का हक़ हासिल नहीं है और वो डायरेक्ट एक अदालत में केस आता है और वो अदालत उसके ऊपर हतमी फ़ैसला दे देती है। आपके पास कोई रेमेडी नहीं बचती माँ सिवाय रिव्यू पिटीशन की। और रिव्यू का जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसका स्कोप बड़ा महदूद होता है। उस पर जो जजेस साहिबान हैं उनके दरमियान भी ये बात अक्सर औक़ात हमने देखा, उन्होंने भी इस बारे में तशवीश का इजहार किया और कहा कि अव्वल तो जो 184(3 का दायरा इख्तियार है उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और दूसरी जानिब अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम उसके लिए कोई रेमेडी तो प्रोवाइड की जाए, यानी अपील का हक़ तो दिया जाए। उस पर माजी में भी कई जजेस साहिबान लिख चुके, मगर जब भी वो जजेस साहिबान चीफ़ जस्टिस बने उन्होंने उस मामले को कारपेट के नीचे ही डाला। अब हुआ ये कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में
क्योंकि पोलराइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और जजेस के दरमियान जो तफरीक थी वो हमारे सामने बिल्कुल वाज़े हो चुकी थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं तो कम अज़ कम उनके खतूत का एक ना रुकने वाला सिलसिला था। वो अपने नोट्स लिखते थे और अपने जो कंसर्न्स थे वो पेश करते थे। उनका एक कंसर्न ये था कि उनसे मुशावरत नहीं की जाती। एज सीनियर प्यूनी जज जस्टिस उमर अता बंदयाल उनके साथ मुकदमात की फिक्सेशन में मुशावरत नहीं करते। उनके कुछ कंसर्न्स 184(3) के ऊपर भी थे कि 184(3) हर एक केस में नहीं लगता और उसको इन्वोक भी नहीं किया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने अपील के हक़ के हवाले से भी बात की और एक हद तक उन्होंने फ़ैसला भी सुना दिया और कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स को अमेंड नहीं कर लेती तब तक 184(3) के मामलात को टेकअप नहीं किया जाए। उस फैसले को बहरहाल एक रजिस्ट्रार के सर्कुलर के ज़रिए सेटिसाइड किया गया और फिर एक 6 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस 2-1 के फ़ैसले को सेटिसाइड कर दिया, उसको रिकॉल बल्कि कर लिया, वापस ले लिया गया वो फ़ैसला। फिर जंग मज़ीद बढ़ी। अब हुआ ये कि इसी दौरान जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से वो फ़ैसला दिया गया, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है जो उस वक्त की PDM हुकूमत ने थी उसने उसी रोज़ या उससे अगले रोज़ एक कानून पास कर लिया और वो एक बिल की सूरत में किया गया और उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। और उस कानून में बुनियादी तौर पर अपील का हक़ भी दिया गया 184(3) के अंदर और एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई उस कानून के मुताबिक कि अब चीफ़ जस्टिस नहीं, जो कि चीफ़ जस्टिस वैसे रूल्स के मुताबिक और एक अदालती फ़ैसले में भी डिक्लेयर किया गया है मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ़ जस्टिस को। अब उन्होंने इस कानून में यह किया कि जो इख्तियार है बेंचेस की तश्कील का और केसेस की फिक्सेशन का वो सिर्फ चीफ़ जस्टिस खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3 रुकनी कमेटी होगी, चीफ़ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और एक और सीनियर जज, यानी 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी ये इत्तफाक राय से या अक्सरियत से फ़ैसला करेगी कि कौन सा बेंच बनना है और कौन सा केस फ़िक्स करना है। उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें, ये बिल जब आया उसके अभी ये बिल कानून की शक्ल इसने इख्तियार नहीं की थी, इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। इस बिल को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में और 3 से 4 दरख्वास्त गुजार आए। जब ये चैलेंज हुआ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया और 8 रुकनी लार्जर बेंच जब बना तो तफरीक फिर वाज़ह हो गई कि चीफ़ जस्टिस ने अपने हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया और जो जजेस चीफ़ जस्टिस की राय से इख्तिलाफ़ करते थे उनमें से कोई भी जज उस बेंच में शामिल नहीं था। मुतफ़िक़ा तौर पर उस बेंच ने 8 रुकनी लार्जर बेंच ने उस अदालती या उस कानून को, जो अभी कानून नहीं बना था, उस बिल को जब वो होगा उस नोटिफाई होने के बाद भी उसको कलअदम करार दे दिया और कलअदम नहीं बल्कि उसको मुअत्तल कर दिया, यानी एक अबूरी हुक्म दिया गया कि ता हुक्म सानी ये जो बिल है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, यानी 3 रुकनी कमेटी नहीं बनेगी। और जब ये आया उसके बाद फिर आपको मालूम है ये अप्रैल की बात है गालिबन, और अप्रैल के बाद से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट तक वो समाअत दोबारा ना हो सकी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसी दौरान तकरीबन 3-4 माह किसी बेंच में ना बैठे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आपको याद होगा जब पहली समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर, चीफ़ जस्टिस ने उस समाअत पर उस केस पर समाअत के लिए एक 9 रुकनी फुल लार्जर बेंच बनाया और उस 9 रुकनी लार्जर बेंच में पहली दफ़ा हमने देखा कि उन्होंने अपने साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी बिठाया। मगर समाअत के आगाज़ पर ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट डिसाइड नहीं हो जाता उस वक्त तक ये बेंच मुनासिब नहीं है। और दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना यह है कि जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता, बाकी जजेस का भी यही मानना था, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ताहम जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिलेक्टेंट थे फुल कोर्ट बनाने से और यूं वो बेंच टूट गया और दीगर जो 7 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत को आगे बढ़ाया। और अभी मसला यह है कि उस मामले पर भी समाअत रुक सी गई है। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब से चीफ़ जस्टिस बने उन्होंने इस मामले को टेकअप नहीं किया। अब जो हड्डी है वो ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। 17 तारीख को चीफ़ जस्टिस ने हलफ उठाया, 18 को उन्होंने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और कोशिश ये की कि एक दिन में ये मुकदमा कंक्लूड हो जाए, मगर ऐसा ना हो सका। फिर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, दोबारा ये कोशिश की गई मगर फिर ये मुमकिन ना हो सका। अब कल दोबारा समाअत होने जा रही है, चीफ़ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा और चीफ़ जस्टिस की ख्वाहिश यही है, हमारी जो उनसे मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि उनकी ख्वाहिश है कि इस मुकदमे को जल्द कंक्लूड किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से दीगर तमाम मुकदमात मुतासर हो रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि
जो पब्लिक नेचर के या मुफाद आमा के मुकदमात हैं, इंपॉर्टेंस के जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो केसेस हैं वो क्यों फ़िक्स नहीं हो रहे। तो उस पर उन्होंने यही जवाब पेश किया कि जब तक 184(3) के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर हतमी फ़ैसला नहीं आ जाता, या इसको कलअदम करार दिया जाता है या इसको बरकरार रखा जाता है, उस वक्त तक 184(3) के केसेस को फ़िक्स नहीं किया जा सकता। और यूँ ही ये फ़िक्स हो जाएगा, ये मामला आप कह सकते हैं कंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद फिर फ़ौजी अदालतों का मामला भी टेकअप हो सकता है और इंतखाबात का केस भी ऐन मुमकिन है अगर कल ये डिसाइड हो जाए तो आइंदा चंद रोज़ के अंदर इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो मुल्क में इंतखाबात का है। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात तो अब होते नज़र नहीं आ रहे, मगर इंतखाबात हो जाएं यही बड़ी बात है। क्या काजी फ़ायज़ ईसा इस बात को यकीनी बनाएंगे? उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। माजी में वो इंतखाबात के मामले पर काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं। बल्दियात के इंतखाबात के ऊपर इतनी सख्त ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी हैं 2018-19 में। अब आम इंतखाबात की बारी है, देखते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का इस पर क्या मौक़िफ़ होता है। जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से अगर लेट्स से कल ये मामला कंक्लूड कर लिया जाता है और हतमी तौर पर कर लिया जाता है, ये भी अब खैर मुश्किल नज़र आ रहा है कि फ़ैसला क्या होगा। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को अक्सरियत हासिल होगी या नहीं होगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं वो गेम को उल्टा भी सकते हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हक़ में भी आ सकती है और उनके ख़िलाफ़ भी हो सकती है। वो एक ऐसा आप कह सकते हैं कि वोट है उनका जो अभी तक डिसाइड नज़र नहीं आ रहा। उनकी जो ओपिनियन है वो सिर्फ़ और सिर्फ सवालात की हद तक है, उन्होंने अभी अपना माइंड डिस्क्लोज़ नहीं किया। ऑन दी अदर साइड आप देख लें तमाम जितने भी जजेस हैं मां सिवाय 1 या 2 के, उन सब ने ही अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज़ कर दिया है। बदकिस्मती है आजकल हम जजेस के सवालात से ही ये अंदाज़े लगाने लग गए हैं कि जज साहब किस तरफ खड़े हैं। अब एक सादा सी बात है, नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अतर मिर्ज़ा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इन तमाम की राय है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कि ये कानून दुरुस्त है। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस शाहिद वहीद, टू सम एक्सटेंट जस्टिस मुसरत अलाली, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, इन सब की राय ये है कि ये कानून बिल्कुल गलत है, इसको कलअदम करार देना चाहिए। तो अब जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम एक मिस है बीच में से, क्योंकि वो बैठे तो बेंच में हैं और सुनते भी हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, मगर बड़े ही अनप्रेडिक्टेड है और उनके बारे में ये कोई कह नहीं सकता कि वो एक साइड पे उनका रुझान है। हो सकता है उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो नज़रिया है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मेल खाता हो, मगर जब वो अदालती मामलात में हमने उनको देखा है तो बड़े ही अनप्रेडिक्टेड हैं और अपनी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की उसके मुताबिक ही फ़ैसला करते हैं। और मुझे ये लगता है, मैं अभी अक्सर जब अपने दोस्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं तो मैं बात करता हूँ कि वाहिद एक जज हैं जिनको जज कहा भी जा सकता है, जो कि अनप्रेडिक्टेड है, जिनके बारे में कोई ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि वो क्या फ़ैसला देंगे। असल खूबी भी जज की यही होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं, तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर हैं। क्या वो पुल कर पाएंगे अपने हक़ में इस ओपिनियन को, या फिर हम इख्तिलाफ़ी नोट और इख्तिलाफ़ी नोट्स ही देखते रहेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।